स्टूडेंट, मैं डॉक्टर राहुल सिंह आप सभी का वेलकम करता हूं मेरे चैनल पर कॉन्सेप्ट की क्लासेस बाय डॉक्टर राहुल सिंह। हम लोग बच्चों जो भी पढ़ने जा रहे हैं रियलिटी में हम लोग इस तरीके से पढ़ेंगे कि जैसे इंजेक्शन लगने के बाद दवाई तुरंत काम करना चालू कर देती है, उसी तरीके से इस क्लास में आपको पढ़ने के बाद आपको चीज़ें इस तरीके से समझाएंगे कि आप लाइफ लॉन्ग याद रख सकें विद द हेल्प ऑफ कॉन्सेप्ट्स। हम लोगों ने जो ये वीडियो बनाई है उसको इस फॉर्म में बनाई है कि अगर कोई भी बच्चा ऐसा है जो क्लास 12th में है, जो बोर्ड की भी तैयारी कर रहा है और नीट की भी तैयारी कर रहा है, तो आपका 100% सिलेबस दोनों के दोनों हम लोग कवर कर लेंगे एक ही वीडियो में विद टॉपिक वाइज। अगर एनसीईआरटी में 3.1 है तो हम पहली वीडियो में सिर्फ 3.1 वीडियो टॉपिक को कवर करेंगे, ताकि अगर कोई बच्चा ऐसा है जिसको पूरे चैप्टर में कोई स्पेसिफिक टॉपिक बस पढ़ना है तो आप हमारी वीडियो में टॉपिक वाइज भी पढ़ सकते हैं। देखिए सिंपल सा फंडा है बायोलॉजी का। बायोलॉजी में हमें सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी पे फोकस करना है। मैं एक पीपीटी का इस्तेमाल करूँगा ताकि मैं आपको वहाँ से अच्छे डायग्राम सिखा सकूँ। इसके अलावा कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो एनसीईआरटी ने लिखा है पर छिपा के लिखा है, चोरी से लिखा है, जिसको हमें एक्सप्लेन करने में टाइम लगेगा, पर उस टाइम को बचाने के लिए हम पीपीटी लेकर आए। ये पीपीटी मेरे द्वारा नहीं बनाई गई है, मैं आपको ये चीज़ पहले ही क्लियर कर दे रहा हूँ। बट हमें जहाँ से जो कंटेंट बेस्ट मिलेगा हम उस कंटेंट को उठाएंगे और वहाँ से हम लोग पढ़ेंगे, क्योंकि हमारा बस काम होना चाहिए, दैट्स इट। ठीक है, और साथ में हम लोग एनसीईआरटी को हाईलाइट करेंगे। मैं यही चीज़ आपको बता रहा था कि अगर आप 360 बायो में पाना चाहते हैं तो आपको एनसीईआरटी पे कमांड रखनी पड़ेगी। मैंने खुद कम से कम 100 टाइम एनसीईआरटी पढ़ी थी, तब जाके मेरे 350 मार्क्स आए थे बायोलॉजी में, नीट में आउट ऑफ 360, और 95% आए थे बोर्ड में। तो आप इससे ज़्यादा भी स्कोर कर सकते हैं। आप 360 भी बायो में ला सकते हैं और 100 बोर्ड में भी ला सकते हैं। थोड़ा सा आपको मेरी क्लासेस में कंसिस्टेंट होना चाहिए पड़ेगा, जिससे सारी चीज़ें हम लोग अचीव कर लें। तो आइए हम लोग पहला चैप्टर हम लोग चैप्टर 3 से स्टार्ट कर रहे हैं। चैप्टर 1 और चैप्टर 2 जो क्लास 12 का है उसको भी हम लोग अपलोड करेंगे कुछ दिनों में। अभी हम लोग चैप्टर 3 से स्टार्ट कर रहे हैं, जिसका नाम है बच्चों रिप्रोडक्टिव हेल्थ। ठीक है, तो इस पीपीटी की हम लोग थोड़ी बहुत मदद लेंगे जिससे आपको कुछ चीज़ें हम अच्छे से समझा सकें। सबसे पहले आपको मैं इस चैप्टर के इंट्रोडक्शन के बारे में बता देता हूँ। तो इस चैप्टर में जो जो हमको टॉपिक्स पढ़ने हैं बच्चों, सबसे पहला है रिप्रोडक्टिव हेल्थ होता क्या है। रिप्रोडक्शन का मतलब आपको पता है बच्चों कि किस तरीके से न्यू ऑफस्प्रिंग को प्रोड्यूस किया जाता है। तो न्यू ऑफस्प्रिंग को प्रोड्यूस करने के लिए हमें रिप्रोडक्टिवली फिट रहना पड़ेगा, तो उसके बारे में हम लोग थोड़ा बहुत बात करेंगे। इसके बाद इस चैप्टर में हम लोग बात करेंगे कौन कौन से आस्पेक्ट हैं जिससे रिप्रोडक्टिवली हेल्दी रहा जा सकता है, कौन कौन से वो पॉइंट्स हैं जिसके बारे में हमें पढ़ना है। जैसे बच्चों अगर हम लोग बात करें तो एक छोटी सी बात है एड्स, जिसके बारे में सब लोगों ने सुना है। ये बहुत खतरनाक और जानलेवा बीमारी है, परंतु अगर हम लोग अवेयर हैं तो हम इस बीमारी से बच सकते हैं। फिर है रिप्रोडक्टिव हेल्थ एंड स्ट्रेटजीज। कौन कौन से रिप्रोडक्टिव स्ट्रेटजीज और हेल्थ के बारे में हम पॉइंट्स उठा सकते हैं जिससे हम लोग अपनी चीज़ों को अच्छा बना सकते हैं। कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड का बस इतना सा मतलब है बच्चों कि सेक्स परफॉर्म हो रहा है, मेल और फीमेल के बीच में सेक्स तो परफॉर्म हो रहा है, कॉइटस हो रहा है, पर बच्चा पैदा नहीं होना चाहिए। तो ऐसे कुछ मेथड्स बनाए गए हैं बच्चों। आपने टीवी पे देखा होगा पिल्स का ऐड आता है, पिल्स का, कॉन्डम आप लोगों ने सुना होगा बेटा। तो ये सारे के सारे कुछ ऐसे मेथड्स हैं, बहुत डिटेल में हम लोग पढ़ने वाले, बहुत डिटेल में, जिसकी मदद से प्रेगनेंसी से बचा जा सकता है। इसके बाद है बेटा ऐसे कौन कौन से मेथड हैं जिनसे प्रेगनेंसी से बचा जा सकता है। तो उसमें हम लोग ये भी पढ़ेंगे कि कौन कौन से हार्मोन्स हैं, कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स क्या होते हैं। अभी जो मैंने आपको बताया कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड मतलब जिनसे प्रेगनेंसी से बचा जाए। एमटीपी का मतलब होता है बेटा मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, अबॉर्शन, जिसको हम लोग सरल भाषा में बोलते हैं अबॉर्शन, कि अगर बच्चे को पूरा टाइम होने से पहले, बच्चे को पूरा टाइम मतलब बच्चा कितने टाइम तक पेट में रहता है माँ के, बताओ, 9 मंथ तक। तो अगर 9 महीने से पहले इंटेंशनल हम अपनी इच्छा से अगर बच्चे को बाहर निकाल दे रहे हैं, मार दे रहे हैं, तो उसे हम लोग कहते हैं बच्चों एमटीपी। ठीक है, एसटीडी क्या होता है बेटा, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़, ऐसी डिजीज़ जो सेक्स करने से परफॉर्म होती है, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। देखो ये चैप्टर पढ़ने के बाद केवल आप जानकार नहीं होगे, आप बहुत सारे लोगों की मदद कर सकते हो, अपने सोसाइटी में, अपनी फैमिली में, अपने भाई बहनों की। तो सिर्फ ये मैं पढ़ाने के पॉइंट ऑफ व्यू से इस चैप्टर को नहीं उठा रहा, हम लोग सेक्स एजुकेशन के बारे में सब कुछ जानते होंगे चैप्टर पढ़ने के बाद। फिर है बच्चों इनफर्टिलिटी। आपने देखा होगा एक एड टीवी पर IVF करके, है ना, IVF सुनते हैं कि जिनका बच्चा नहीं
नहीं है, IVF की मदद से हम बच्चे को प्रोड्यूस करवा सकते हैं। तो इनफर्टिलिटी में हमको ये पढ़ना है कि कोई भी ऐसा कपल है, हस्बैंड वाइफ हैं, जिनका बच्चा पैदा नहीं हो रहा, तो बच्चा पैदा कराने के क्या क्या प्रोसीजर्स हैं, क्या क्या स्टेप्स हैं, तो हम लोग इसको डिटेल में देखेंगे। तो वही जो स्टेप्स हैं, टेक्नोलॉजी है, उसी को हम लोग बोलते हैं बेटा ART, असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी। तो आइए हम लोग एक एक करके, आज हम सिर्फ पहला टॉपिक पढ़ेंगे बेटा NCERT का। पहले मैं आपको NCERT से दिखा देता हूँ कि हम लोग पढ़ने क्या जा रहे हैं, ताकि आपको थोड़ी सी क्लियरिटी मिल जाएगी। देखो बेटा, तो रिप्रोडक्टिव हेल्थ वाला चैप्टर है, इसमें जो पहला टॉपिक है बेटा, ये पूरा का पूरा यहाँ से आज तक नीट में, बोर्ड में कोई सवाल नहीं बना, क्योंकि इसमें कुछ लिखा ही नहीं है ऐसा। ठीक है बेटा, तो देखो बस हमको इतना जानना है बेटा कि इस पूरे पार्ट में ऐसा कुछ भी लिखा ही नहीं है। तो बस एक चीज़ है जो लिखी है, जो हमारे काम की है, सिर्फ एक चीज़ है कि अगर आपसे ज़्यादा से ज़्यादा वो WHO की फुल फॉर्म पूछ सकता है कि बताओ WHO की फुल फॉर्म क्या होती है। तो जनरली बच्चों को आता है, बट फिर भी एक बार बता देते हैं। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन बच्चों, ये ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो पूरे विश्व में सभी के हेल्थ के बारे में अच्छे अच्छे डाटाज बताती है, दवाइयाँ बताती है, बताती है। आप लोगों ने कोरोना के टाइम पे इनका नाम सुना होगा, WHO। तो सबसे पहले इस चैप्टर में हमको ये जानना है कि WHO के अकॉर्डिंग कोई अगर रिप्रोडक्टिव फिट है, रिप्रोडक्टिवली हेल्दी है, तो देखो ये क्वेश्चन आ सकता है। देखो ये क्वेश्चन है बच्चों, ये आ सकता है। मैंने वैसे NCERT में क्वेश्चन मार्क कर रखा है, जो सवाल बोर्ड में, नीट में आ सकते हैं, मैंने अंडरलाइन कर रखा है। मैं फिर भी आपको एक बार क्लियरिटी से बता देता हूँ। कई बार पेपर में सवाल आता है कि रिप्रोडक्टिव हेल्थ का डेफिनेशन क्या है, स्कूल में, बोर्ड में खासकर आता है। तो आपको क्या लिखना है बेटा, रिप्रोडक्टिवली हेल्दी का ये मतलब है कोई भी ऐसा आदमी जो फिजिकली, इमोशनली, बिहेवियरली और सोशली फिट है। भैया मुझे समझ तो नहीं है आप क्या कह रहे हो। मैं कह रहा हूँ कोई आदमी, किसी का हाथ पाँव नहीं टूटा है, फ्रैक्चर नहीं है, बट मान लो मेंटली डिप्रेशन में, तो क्या मैं उस आदमी को हेल्दी बोलूँगा? नहीं बोलूँगा, मैं नहीं बोलूँगा। भले उसका हाथ पाँव जुड़ा हुआ है, उसे कोई बुखार नहीं है, क्या उस आदमी का अगर बिहेवियर चिड़चिड़ा है, बिल्कुल पागल सा हो रखा है, उस आदमी को मैं हेल्दी बोलूँगा? नहीं बोलूँगा। तो रिप्रोडक्टिवली हेल्दी का भी यही मतलब है, ऐसा कोई इंडिविजुअल बच्चों जो मेंटली भी फिट हो, सोशली भी फिट हो, फिजिकली भी फिट हो, बिहेवियरली भी फिट हो, उसका बिहेवियर भी नॉर्मल हो, उसको हम बोलेंगे कि वो एक इंडिविजुअल रिप्रोडक्टिवली हेल्दी है। जैसे मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, कोई कपल है, बच्चा पैदा नहीं कर पा रहे, उनको पूरी सोसाइटी, उनके घर वाले हमेशा नीचा दिखा रहे हैं कि अरे ये तो बच्चा नहीं पैदा कर पा रहे, तो वो क्या है बच्चों, वो क्या होंगे, उनको हम लोग क्या बोलेंगे कि वो जो हैं वो मेंटली स्टेबल नहीं है, सोशली स्टेबल नहीं है। तो हम कि वो मेंटली और स्टेबल नहीं है बच्चों, तो वही वाली कहानी बन जाती है कि ये मेंटली और सोशली स्टेबल नहीं है। अब आ जाओ, इस टॉपिक में 4-5 सवाल है जो यहाँ से बन सकते हैं। देखते हैं हम लोग ध्यान से कौन कौन से सवाल हैं जो बन सकते हैं। सबसे पहला है बेटा देखो यही हम लोग, आज का हमारा टारगेट भी यही है कि 3.1 को हमें ख़त्म करना है अपनी वीडियो में। रिप्रोडक्टिव हेल्थ प्रॉब्लम एंड स्ट्रेटजीज। पहला सवाल बेटा देखो, बहुत सीधी सी बात आपको बता रहा हूँ। 1947 में हमारी पॉपुलेशन थी 350 मिलियन, ठीक है बेटा, मतलब लगभग लोग 35 करोड़। आज़ादी मिली, लोगों को ऐसा लगा कि आज़ादी का मतलब बच्चे पैदा करना है, बट ऐसा थोड़ी था भाई। अंग्रेज़ देश छोड़ के इसलिए थोड़ी गए थे कि आप जितने बच्चे पैदा करना चाहते हो अब कर लो, अब आप आज़ाद हो गए। तो भाई ज़मीन हमारे पास उतनी है, खेती उतनी है, खाद उतना ही है, तो प्रोडक्शन हमारा उतना ही हो रहा है। पॉपुलेशन बढ़ रही है बहुत ज़ोर से, ठीक है, सोचो इतनी ज़ोर से बच्चों कि वो तकरीबन 100 करोड़ हो गई 2000 आते आते। कहाँ 35 करोड़, कहाँ 100 करोड़। आज़ादी के समय 35 करोड़ पे थे, हम 100 करोड़ तक पहुँच गए। तो भाई सरकार ने सोचा यार ये तो बहुत ज़बरदस्त गलत चीज़ चल रही है, कैसे भी करके हमको पॉपुलेशन को कम करना पड़ेगा वरना डिज़ास्टर आ जाएगा देश में। तो सरकार ने बहुत सारी स्कीम्स लॉन्च करी। मैं आपको बताता हूँ, आज़ादी के बाद बसों पे 2 चीज़ें लिखी हुई रहती थी। एक तो ये दूध मांगोगे खीर देंगे, कश्मीर मांगोगे चीर देंगे। उस टाइम कश्मीर वाला मुद्दा बहुत चलता था। इसके अलावा एक और स्लोगन लिखा रहता था बसों पे, हम 2 हमारे 2। इसका मतलब मम्मी पापा 2 लोग हैं तो बच्चे भी 2 ही अच्छे, ठीक है। तो कुछ ऐसे प्रोग्राम्स लॉन्च किए गए सरकार के द्वारा जिससे पॉपुलेशन को कंट्रोल किया जाए। तो देखो ये पहला सवाल है बच्चों जो आ सकता है पेपर में। इंडिया पहला देश था दुनिया में,
इंडिया पहला देश था दुनिया में जिसने नेशनल लेवल पर पॉपुलेशन को और रिप्रोडक्टिवली हेल्दी सोसाइटी बनाने के लिए कुछ प्रोग्राम्स लॉन्च किए, कुछ गोल्स उन्होंने सेट किए कि हमें इन गोल्स को अचीव करना है। जिसमें से एक सवाल बेटा कई बार आ सकता है, आ चुका है ये क्वेश्चन, ठीक है, जिस पर आपको ध्यान देना है बेटा। एक बार देखो, कोई बात नहीं, थोड़ा मोड़ा बेटा, अगर ये मेरी पहली वीडियो में इसको ऐसे बना रहा हूँ, थोड़ा मोड़ा अगर कोई चेंजेस आता है इसमें तो आप थोड़ा सा कोप अप करिएगा। जैसे बेटा ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आता है कि भाई बताओ फैमिली प्लानिंग किस ईयर में स्टार्ट की गई, तो आपको याद रखना है 1951 में। ऐसे याद रख लो, देश आज़ाद हुआ 47 में, उसके 4 साल बाद सरकार की आंख खुल गई कि पॉपुलेशन बहुत तेज़ी से बढ़ रही है, ठीक है। बस आपको इतना याद रखना है, 1951 कई बार सवाल आ चुका है। देखो बेटा, इसके बाद एक छोटी सी बात एनसीईआरटी में लिखी है जिससे सवाल बनता है पेपर में, वो है रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर प्रोग्राम। पहले क्या होता था बेटा कि जितने बच्चे पैदा होते थे ना, मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, डेटा सही नहीं है, बस समझने के लिए, 100 बच्चे पैदा हो रहे हैं, 20 मर जाते थे, 30 मर जाते थे बीमारियों की वजह से, बच्चा खींचने की वजह से, या कोई ना कोई ऐसी प्रॉब्लम आती थी जिसकी वजह से बच्चे की डेथ हो जाती थी। तो भाई सरकार ने कहा कुछ ऐसे प्रोग्राम्स लॉन्च करो जिससे बच्चे की भी जान बचाई जाए, और बच्चा जब पैदा होता था तो माँ की भी डेथ हो जाती थी, तो बच्चे की भी जान बचाई जाए और माँ की भी जान बचाई जाए। तो यही है बेटा जिसके अंदर रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ प्रोग्राम, मतलब चाइल्ड मतलब बच्चा, मदर का भी हमें बचाना है, और रिप्रोडक्टिवली भी लोगों को फिट करना है मतलब उनको ये बताना है कि कैसे कैसे सेक्स को परफॉर्म किया जाए जिससे बच्चा ना हो, कैसे कुछ ऐसी बीमारियां हैं जिनसे बचा जा सकता है, तो वो सारी चीज़ें हम लोग जानेंगे इसमें, ठीक है, कैसे कैसे होता है। ये वाला पार्ट जो है ना, ये वाला, इसको हम लोग पीपीटी से लेंगे, उसमें बहुत अच्छे से लिखा हुआ है। यहाँ से अगर आया तो आप स्कूल में अच्छे से नहीं लिख पाओगे, मैं चाहता हूँ बोर्ड में भी आपके पूरे नंबर आए, ठीक है। तो वही बात मैं बता रहा था, पॉपुलेशन बहुत तेज़ी से बढ़ी तो सरकार ने कुछ ऐसी स्कीम्स लॉन्च करी और इन्फॉर्मेशन को स्प्रेड किया सोसाइटी में, जिसकी मदद से बेटा पॉपुलेशन को कम किया जा सके। जैसे बेटा एक ये लिखा हुआ है ऑडियो एंड विजुअल। ऑडियो मतलब कुछ ऐसे पोस्टर्स लगाए, कुछ बातें बताई गई रेडियो पर जिससे पॉपुलेशन को कम किया जा सके, मतलब यही हम दो हमारे दो। प्रिंट मीडिया मतलब बेटा जो न्यूज़पेपर्स आते थे उस समय, उसमें छपवाया गया ऐसी बातें जिनसे पॉपुलेशन को कम किया जा सके। गवर्नमेंट और नॉन गवर्नमेंट एजेंसी, पेपर में कभी एक सवाल बन सकता है, कभी नीट में भी बन सकता है, व्हाट इज़ फुल फॉर्म ऑफ एनजीओ। तो एनजीओ की फुल फॉर्म क्या होती है बेटा, नॉन गवर्नमेंट एजेंसी। ये जो एनसीईआरटी में लिखा हुआ है कि गवर्नमेंट भी मदद कर रही थी और एनजीओ भी मदद कर रहे थे पॉपुलेशन कम करने में और सेक्स से रिलेटेड बीमारियों और प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए। फिर इसमें लिखा है एनसीईआरटी में कि पेरेंट्स, टीचर, फ्रेंड, सबका रोल है अगर हम चाहते हैं कि रिप्रोडक्टिवली हेल्दी सोसाइटी बनाई जाए तो, और सेक्स एजुकेशन के बारे में सबको बताया जाए तो। जैसे मैं आपको बता रहा हूँ एज अ टीचर, जैसे बेटा मैंने आपको बताया बहुत सारी ऐसी बीमारी हैं जो सेक्स करने से फैलती हैं, जैसे एड्स है, हेपेटाइटिस बी है, जेनाइटल हर्पी है, गोनोरिया है, सिफिलिस है, बहुत सारी बीमारियां हैं बेटा। तो इन सब से बचा जा सकता है। ये चैप्टर पढ़ने के बाद जब हम लोग इसको डिटेल में पढ़ लेंगे तो देखना आप लोग खुद बता पाओगे कि हाँ भैया हम बता तो सकते हैं, ठीक है। इसके बाद बेटा कुछ हमारे पास बर्थ कंट्रोल ऑप्शंस बनाए कंपनीज़ ने बनाए, कुछ नेचुरल भी होता है, अभी बहुत डिटेल में पढ़ेंगे आपको सब कुछ समझ आ जाएगा। जैसे एक आपने कॉमन सुना होगा कॉन्डम के बारे में कि कॉन्डम को अगर लगा के सेक्स परफॉर्म किया जाता है, मेल का पेनिस होता है उस पर कॉन्डम लगाया जा सकता है, या फीमेल रिप्रोडक्टिव जो ट्रैक्ट होता है उसमें भी कॉन्डम लगाया जा सकता है। तो कॉन्डम दो तरह के आते हैं, मेल कॉन्डम और फीमेल कॉन्डम, जिनसे पॉपुलेशन बढ़े ना, सेक्स तो परफॉर्म हो पर बच्चा पैदा ना हो। तो उससे रिलेटेड हम लोगों को जानना है इस चैप्टर में क्या क्या है, ठीक है, और क्या क्या अवेयरनेस फैलाया गया, ये सारी चीज़ें पीपीटी में बहुत अच्छे से लिखा है, एक बार हम लोग देखेंगे भी। अब देखो बेटा जैसे ये पार्ट है, ये बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। मेंस्ट्रुअल साइकिल जो होती है, जो आप लोगों ने चैप्टर 2 में भी पढ़ा था, मैं आपको पढ़ाऊंगा भी, अभी कुछ दिनों में वीडियो आएगी, तो किस तरीके से मेंस्ट्रुअल साइकिल जो होती है उसके बारे में, अगर मेंस्ट्रुअल साइकिल के बारे में अगर हम लोग जान जाएंगे बच्चों, अगर मेंस्ट्रुअल साइकिल के बारे में हम लोग अगर जान जाते हैं तो बहुत सारी ऐसे पॉइंट्स हैं जिनको जानने के बाद हम लोग ये बता सकते हैं कि इनमें प्रेगनेंसी नहीं होगी। अभी आने वाले समय में आपको पता चल जाएगा, जैसे पहले का हफ्ता जिस दिन ब्लीडिंग हुई है उसके 7 दिन बाद और आखिरी के 7 दिन, मैं आपको एक वो बता रहा हूँ एवरेज लगभग ये होता है सेफ पीरियड। क्या होता है बेटा, सेफ पीरियड, मतलब अगर इसमें प्रेगनेंसी हो रही है
मतलब अगर इसमें सेक्स परफॉर्म हो रहा है तो प्रेगनेंसी नहीं होगी। तो ये सब हम तभी तो जान पाएंगे जब हमें मेंस्ट्रुअल साइकिल के बारे में पता होगा। अब देखो एक सवाल आ गया, ये तो आना ही है, स्कूल में भी आना है, नीट में भी आना है, तो अब यहाँ अवेयर हो जाओ। जैसे अभी तक मैंने आपको सिर्फ दो सवाल पढ़ाए हैं नीट और बोर्ड के। एक तो 1951 में फैमिली प्लानिंग लॉन्च की गई, और दूसरा सवाल RCH की फुल फॉर्म आ सकती है, रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर। इसको मैं थोड़ा सा और डिटेल में PPT से पढ़ाऊँगा। और अब हम ये नया सवाल पढ़ने जा रहे हैं बेटा, एमनियोसेंटेसिस आना ही आना है भाई सटीक हो जाओ, चाहो इंपॉर्टेंट लिख लेना अपनी बुक में। एमनियोसेंटेसिस क्या है बेटा कि आपको बता देते हैं, अभी PPT में डायग्राम है और अच्छे से समझ आ जाएगा। एक बच्चा है, उसके आसपास फ्लूइड होता है, तो अगर आप वो फ्लूइड को निकाल ले रहे हो बच्चे में से, तो आप ये बता सकते हो कि बच्चे को कोई गंदी बीमारी तो नहीं है। जैसे अभी बहुत सारी गंदी बीमारियाँ पड़ेंगी, जैसे मान लो कोई बच्चा पागल है, एक ही हाथ से पैदा होने वाला है, तो अगर मुझे पहले से पता चल जाएगा अगर, तो हम क्या कर सकते हैं कि उस बच्चे को हम पहले से ही अबॉर्ट करा देंगे, अबॉर्शन करा देंगे, तो पागल बच्चा पैदा नहीं होगा। मतलब एक शब्द मैं बोलने जा रहा हूँ, इसको रट लेना, स्टार बना लेना, वो है क्रोमोजोम का स्टडी करना। एमनियोसेंटेसिस इसलिए था ताकि हम क्रोमोजोम की स्टडी कर सकें, पर हमारा समाज इतना नालायक है बच्चों, इतना नालायक है, इन्होंने क्या स्टार्ट कर दिया, एमनियोसेंटेसिस की मदद से बच्चे का सेक्स डिटरमाइन करना इन्होंने स्टार्ट कर दिया। भाई बच्चे की सेक्स डिटरमाइन कर लेते, अगर बच्ची होती फीमेल उसे मार देते, तो ये बहुत गंदी चीज़ है। तो इससे बचने के लिए सरकार ने बैन कर दिया। इसीलिए देखो क्या लिखा हुआ है, स्टैच्यूरी बैन ऑन एमनियोसेंटेसिस। क्यों? क्योंकि लोग क्या डिटरमाइन कर लेते थे, सेक्स डिटरमिनेशन, और फीमेल का क्या करा देते थे बेटा, फीटिसाइड। पेपर में यही क्वेश्चन आएगा, क्यों एमनियोसेंटेसिस बैन कर दिया। आपको बस एक शब्द लिखना है, सेक्स डिटरमिनेशन और फीटल फीटिसाइड, बस। फिर दूसरा सवाल आएगा कि एमनियोसेंटेसिस को डेवलप किस लिए किया गया था, तो आपको ये लिखना है कि एमनियोसेंटेसिस को डेवलप इसलिए किया गया था ताकि, बस इसी शब्द के नंबर है, फिर मैं बता रहा हूँ सिर्फ इस शब्द के, ताकि हम ये जेनेटिक डिसऑर्डर पता कर सकें। जो ये बच्चा लिखाएगा उसको पूरे नंबर बोर्ड में और नीट में अगर सवाल बना तो यहाँ से बनेगा, ताकि हम क्या पता कर सकें, जेनेटिक डिसऑर्डर। मैंने अभी बताया ना, बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। डाउन सिंड्रोम होता है, हीमोफीलिया होता है, सिकल सेल एनीमिया होता है, बहुत खतरनाक बीमारियां होती है जो माँ बाप से बच्चों में आती हैं और फिर पूरी ज़िंदगी रहेगी, इनका कोई इलाज नहीं है। मोटा मोटा तुम्हें बता दो, कोई इलाज नहीं है। जैसे मान लो ट्रांसजेंडर है, अगर कोई ट्रांसजेंडर बन गया तो बन गया, अब वो कभी नहीं ठीक हो पाएगा। अगर बचपन में ही पता कर लिया एमनियोसेंटेसिस से, तो उस बच्चे को हम अबॉर्ट करा सकते थे। ठीक है बेटा, तो ये वो वाली कहानी लिखी हुई है। इसके अलावा बेटा हमें इस चैप्टर में, अभी मैं पढ़ा नहीं रहा, मैं फिर कह रहा हूँ बहुत डिटेल में पढ़ेंगे, ये तो समरी बता रहा हूँ इस चैप्टर की, आपको ऐसा समझ लो। इसके बाद बेटा हम लोग बात करेंगे सहेली के बारे में। सहेली एक ड्रग है बेटा, जिसको ये सवाल आता है भाई, नीट में भी आता है, बोर्ड, देखो बी जहाँ लिखा मतलब बोर्ड और नीट, बोर्ड में भी और नीट में भी सवाल आता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। सहेली बेटा एक ऐसी गोली, ऐसे समझ लो जैसे ना टीवी पे पिल्स का ऐड आता है, तो फीमेल अगर चाहती है कि मैं प्रेग्नेंट ना हूँ तो उसे महीना भर पिल खाना पड़ेगा। तो साइंटिस्ट ने कहा यार कोई ऐसी दवा बनाओ जो हफ्ते में एक बार खानी पड़े और उससे प्रेगनेंसी ना हो। अब भाई पिल्स डेली खानी पड़ती है, फीमेल किसी दिन भूल गई तो फिर मामला गड़बड़ हो जाएगा। तो फिर लखनऊ में एक सेंट्रल रिसर्च है बेटा, जिसका नाम है सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ। उन्होंने एक टैबलेट बनाई जिसका नाम दिया सहेली। क्यों? क्योंकि वो फीमेल की सहेली है, मतलब उसको प्रेगनेंसी से बचा रही है। तो इसको हम लोग वंस अ वीक पिल भी बोलते हैं, अभी हम लोग पढ़ेंगे डिटेल में। इसके अंदर कोई स्टीरॉयड नहीं होता, इसलिए इसका नाम भी होता है नॉन स्टीरॉयडल प्रिपरेशन। तो इस अवेयरनेस की वजह से बहुत सारे अवेयरनेस फैलाए गए, रिप्रोडक्टिवली फिट कैसे रहा जाए, ये सारी चीज़ें पता की जाए। इन सब की मदद से हम लोगों ने जो मदर की मोर्टेलिटी होती थी, बच्चे की मोर्टेलिटी होती थी, उसको बहुत कम कर दिया। क्या कर दिया बेटा? बहुत कम कर दिया। ठीक है, आओ एक बार थोड़ा सा हम लोग PPT में भी देख लेते हैं क्या लिखा हुआ है, वहाँ से अगर PPT से हम लोग कोई अच्छा सवाल उठा सकें तो एक बार देखो बेटा, PPT से भी देख लेते हैं। वैसे तो हमने पढ़ लिया, रिप्रोडक्टिव हेल्थ की डेफिनेशन आपको बता दी मैंने, सोशल, बिहेवियरल, फिजिकल, मेंटली, सब तरीके से फिट रहना उसी आदमी को हम लोग क्या कहेंगे बेटा? रिप्रोडक्टिवली वो हेल्दी है। ठीक है, WHO की भी वही डेफिनेशन है जो मैंने बताई। ये कभी कभी ऐसे क्वेश्चन स्कूल में पूछ लिए जाते हैं, एक बार देख लो बस, ताकि दिमाग में एक बार पढ़ते आपको सुनते याद हो जाएगा कि भाई कौन कौन से एस्पेक्ट्स हैं जिसमें हम लोग रिप्रोडक्टिव हेल्थ को लेते हैं। रिप्रोडक्टिव हेल्थ पढ़ने के बाद आप क्या क्या बता सकते हो कि सेक्स क्राइम को कैसे कम किया जाए,
अबॉर्शन सेफ कब है। जैसे भाई बेटा अगर बच्चे को अगर बाहर निकालना है, मारना है, तो माना जाता है कि पहले के 3 महीने जो है वो सेफ़ है और उसके बाद का पीरियड सेफ नहीं होता। आप सेक्स एजुकेशन के बारे में जान जाओगे, फैमिली प्लानिंग क्या होती है वो जान जाओगे, मैटरनल और चाइल्ड हेल्थ के बारे में जान जाओगे, कौन कौन सी बीमारी जो सेक्स से फैलती है, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ के बारे में जान जाओगे। एडोलेसेंट, जैसे हम लोग बेटा एडोलेसेंट है, मान लो 15 साल से 25 साल की उम्र में जो भी है वो क्या कौन कौन सी बार किस किस बारे में उसको जानना ज़रूरी है, ये हम लोग जान जाएंगे चैप्टर पढ़ने के बाद। जैसे इस पेज से सिर्फ एक सवाल आना है बेटा, 1951 फैमिली प्लानिंग हम लोगों ने पढ़ लिया, यहाँ से कोई बहुत ज़्यादा नहीं है। देखो फैमिली प्लानिंग को बाद में, जो फैमिली प्लानिंग वाला प्रोग्राम सरकार ने लॉन्च किया था 1951 में, इसको बाद में सरकार ने मर्ज कर दिया, मिला दिया एक प्रोग्राम के साथ, जिसको हम लोग कहते हैं बेटा रिप्रोडक्टिव चाइल्ड हेल्थ केयर प्रोग्राम, जिसके बारे में मैं कहता था कि वहाँ एनसीईआरटी से नहीं पढ़ते, पीपीटी में अच्छा लिखा है, वहाँ से उठा लेंगे। तो देखो बेटा रिप्रोडक्टिव चाइल्ड हेल्थ प्रोग्राम में हमारा क्या क्या काम था। जैसे अभी हमने बताया था अवेयरनेस, सेक्स एजुकेशन, स्कूल में फैसिलिटी प्रोवाइड करना, जिसकी वजह से बेटा फैसिलिटी प्रोवाइड करना जिसकी वजह से डेथ कम की जा सकी, डेथ को कम किया जा सके मदर का और बच्चे का, ठीक है। इसके अलावा क्या है, बहुत सारे प्रोग्राम्स लॉन्च किए गए जिसमें इक्वल इम्पोर्टेंस दी जाए मेल को और फीमेल को। आपने देखा होगा अभी गवर्नमेंट की जितने भी प्रोग्राम्स लॉन्च होते हैं सारे के सारे किसके बेसिस पे होते हैं, फीमेल के, कि जो फीमेल है उनको पैसा मिल रहा है, उनको घर मिल रहा है, क्यों, ताकि बेटा इक्वल इम्पोर्टेंस दी जा सके, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ से बचा जा सके, ठीक है। ये सारे के सारे जो पॉइंट्स हैं किसके अंदर है, रिप्रोडक्टिव चाइल्ड हेल्थ केयर प्रोग्राम। मैटरनल और चाइल्ड हेल्थ मतलब मदर का और बच्चे की हेल्थ को कैसे सही रखा जा सकता है, प्रीनेटल चेकअप करके, मतलब अभी जब बच्चा पैदा नहीं हुआ उससे पहले चेकअप कर लो। पोस्ट नेटल चेकअप का मतलब बच्चे को पैदा होने के बाद चेकअप करो कि भाई वो सही है कि नहीं है। इन सब से अगर हम चेकअप करते हैं तो हम बच्चे की भी जान बचा सकते हैं और माँ की भी। अवेयरनेस हमने फैलाया कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड के बारे में, इसी प्रोग्राम में रिप्रोडक्टिव चाइल्ड हेल्थ में किस तरीके से प्रेगनेंसी को रोका जा सकता है, वही है बेटा कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड, बहुत डिटेल में पढ़ेंगे 1 घंटा। अवेयरनेस रिलेटेड टू सेक्स क्राइम, किस तरीके से सेक्स क्राइम को कम किया जा सकता है और अबॉर्शन को सेफ किया जा सकता है। तो अगर पेपर में आता है तो आप लोग लिख दोगे, ठीक है। देखो ये क्वेश्चन आया भी है, मैंने आपको बताया भी था, फैमिली प्लानिंग कब आएगा, 1951 में। एमनियोसेंटेसिस हमने पढ़ लिया, दोबारा से एक आपको छोटा सा समराइज करवा दे रहा हूँ बस 1 मिनट में, क्योंकि यहाँ डायग्राम बना अच्छा समझ आएगा। देख बेटा ये जो बच्चा है इसके आसपास में फ्लूइड है, तो इसी फ्लूइड को इंजेक्शन से हम लोग निकाल लेते हैं और इसकी स्टडी करते हैं। किस लिए स्टडी करते हैं, टू फाइंड एनी क्रोमोजोमल एबनॉर्मेलिटी। बस इसी के नंबर है कि कोई भी क्रोमोजोम से होने वाली बीमारी तो नहीं है इसके अंदर, जैसे डाउन सिंड्रोम होता है, हीमोफीलिया होता है बेटा, डाउन सिंड्रोम होता है, हीमोफीलिया होता है, सिकल सेल अनीमिया होता है। तो बहुत सारी बीमारियां होती हैं जो क्रोमोजोम से फैलती हैं, तो उन क्रोमोजोम से फैलने वाले क्रोमोजोम की वजह से होती है। तो अगर इन बीमारियों के बारे में हम लोग पता कर लेंगे तो हम उस बच्चे को पहले ही अबॉर्ट करा देंगे, वो बच्चा पागल 2 सर वाला पैदा नहीं होगा, ठीक है। इसके बाद क्या है, देखो ध्यान से देखो, इसके बाद क्या है, अगर हम लोग बात करें कि ये बैन क्यों हो गया, आपको पता है क्यों बैन हो गया, क्योंकि इसकी मदद से हम लोग जब क्रोमोजोम की स्टडी कर रहे हैं तो हम ये भी बता सकते हैं कि क्रोमोजोम भाई आपको पता है 44 + XX क्या होता है, फीमेल, और 44 XY क्या होता है, मेल। जब क्रोमोजोम की स्टडी कर रहे थे बीमारी के लिए तो हमने ये भी पता कर लिया कि वो मेल है या फीमेल है, और फीमेल को लोग मारने लगे, इसलिए इसको क्या कर दिया गया, बैन। सिर्फ 2 शब्द है, क्रोमोजोमल एबनॉर्मेलिटी के लिए बनाया गया, पर लोग क्यों यूज़ करने लगे, जेंडर पता करने के लिए, इसलिए सरकार ने बैन कर दिया इसको, ठीक है। तो इसको हमने डिटेल में देख भी लिया था, तो यहीं तक था। अब आप चाहो तो ये पीपीटी से क्वेश्चंस भी हैं, आप व्हाट्सएप पे मेरे को मैसेज कर सकते हो, मोबाइल नंबर है 9315112248। वहाँ पे मैं आप लोगों का ग्रुप बना दूंगा, जो भी क्लास 12th के बच्चे हैं जो बोर्ड में और नीट का पेपर इस बार देने वाले हैं, वहाँ पे मैं इन पीपीटीज़ को भी शेयर कर दूंगा, कुछ क्वेश्चन भी शेयर कर दूंगा। तो आप लोग चाहो तो ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो। मैं एक बार दोबारा से कॉन्टैक्ट नंबर लिख देता हूँ, 9315112248, ठीक है बेटा। तो आप मैं नोट्स आपको ये वाले शेयर कर दूंगा, वैसे मेरे नोट्स नहीं है, मैंने खुद डाउनलोड किए हैं, ठीक है। तो आप लोगों को मैं नोट शेयर कर दूंगा, जहाँ से आप एक आधा इंपॉर्टेंट सवाल और लिख सकते हो। अगले टर्म पे हम लोग अपना अगला पार्ट स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।